नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देवभूमि समाचार में रुख करेंगे खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां पर 20 नई जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी मिलेगी। परियोजनाओं को मंजूरी दिलाने की पैरवी में जुटे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जल शक्ति मंत्री को पत्र दिया है सीएम धामी ने। मंत्रालयों की संयुक्त बैठक बुलाने का भी अनुरोध किया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि परियोजनाओं को मंजूरी दिलाने की पैरवी की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। जल शक्ति मंत्री को पत्र दिया गया है और इसके साथ ही बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया है। 20 नई जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी मिलेगी। बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैतुरा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अभय, 20 नई जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी मिल सकती है उत्तराखंड में। सीएम धामी लगातार इस दिशा में काम करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि राज्य की जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर अब सरकार की तरफ से मजबूत पैरवी की जाने लगी है, क्योंकि जिस प्रकार से एनजीटी या फिर दूसरी जो संस्थाएं थी जो पर्यावरणीय हवाला देकर परियोजनाओं को बंद करने की पैरवी लगातार यहाँ पर कर रही थी, अब उसके खिलाफ राज्य सरकार यहाँ पर मजबूत आधार बनाकर काम कर रही है ताकि जल विद्युत परियोजनाओं को यहाँ पर अंतिम रूप से मंजूरी यहाँ पर दी जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पिछले दिनों ये कह सकते हैं कि जल शक्ति मंत्रालय से एक बातचीत भी यहाँ पर हुई थी। किसाऊ जल विद्युत परियोजना जो बहुउद्देशीय परियोजना है उसको लेकर सुझाव भी सरकार की तरफ से वहां पर दिए गए थे। और अब ऐसे में राज्य की और अन्य 20 जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को एक पत्र यहाँ पर लिखा गया है, जिसमें इन जल विद्युत परियोजनाओं को पुनः शुरू करने की मांग यहाँ पर की गई है, क्योंकि ये सभी जल विद्युत परियोजना राज्य हित की है। ऐसे में उस राज्य हित को देखते हुए इन जल विद्युत परियोजनाओं का शुरू होना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि रोजगार के साथ साथ राज्य की जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, उसको सुधारने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल अभय, आप हमारे साथ बने रहिए, आपका रुख करेंगे। तो परियोजनाओं को मंजूरी दिलाने की तरफ लगातार काम करते नजर आ रहे हैं सीएम धामी। जल शक्ति मंत्री को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्र दिया है और मंत्रालयों की संयुक्त बैठक बुलाने का भी अनुरोध किया गया है। 20 नई जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी मिलेगी। और वहीं उत्तराखंड में विधानसभा में भर्तियों की जांच पूरी हुई है। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। विधानसभा अध्यक्ष करेंगे रिपोर्ट का खुलासा। राज्य गठन को लेकर 2022 तक विधानसभा में भर्तियों की जांच हुई। 20 दिन में ही जांच समिति ने पूरी की अपनी रिपोर्ट आने के बाद प्रदेश में अब सियासी हलचल बढ़ती नजर आ रही है। तो राज्य गठन से लेकर 2022 तक विधानसभा में हुई भर्तियों की जांच को लेकर यह रिपोर्ट सौंपी गई है। 20 दिन में ही जांच समिति ने पूरी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और जिसका खुलासा विधानसभा अध्यक्ष खुद करेंगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, अब क्या माना जाए कि रिपोर्ट आने के बाद जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ी है और जांच भर्ती जो थी वो जांच पूरी हो गई है, अब समिति को रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। खुलासा का क्या कुछ समय बचा हुआ है, अब लगभग क्या माना जाए? देखिए, ये कहा जा सकता है कि जो विधानसभा में जो भर्ती में जो प्रकरण यहाँ पर चल रहा था, उसमें जो जांच कमेटी यहाँ पर बनाई गई थी, 3 सदस्य जो है कमेटी यहाँ पर बनाई गई थी, उस कमेटी के द्वारा 20 दिनों के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट को यहाँ पर पूरा कर लिया गया है। जो विधानसभा में नियुक्तियों को लेकर जो बात यहाँ पर चल रही थी, उसमें उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को कल देर शाम यहाँ पर सौंप दी है, जिस पर आज विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से एक प्रेस वार्ता यहाँ पर की जाएगी और बताया जाएगा कि जांच रिपोर्ट में किस प्रकार से तथ्य सामने आ पाए और क्या कुछ खुलासा इस भर्ती प्रकरण को लेकर रहा है, क्योंकि तमाम ये कह सकते हैं कि इन भर्तियों को लेकर बड़े आरोप यहाँ पर लगते आए हैं। खासतौर पर जो सियासी दलों से जुड़े हुए जो नेता हैं, उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए अपने चहेतों, अपने रिश्तेदारों को विधानसभा में नियुक्तियां देने का काम किया था, जिसको लेकर आम जन में काफी आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा था। कई ऐसी नियुक्तियां थी जिन नियुक्तियों को अवैध करार देने की बात यहाँ पर चल रही थी, जो कानून नियमों से विपरीत यहाँ पर की गई थी। तो ऐसे में उन नियुक्तियों को लेकर इस जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा यहाँ पर सामने आ सकता है। अब तक कुछ देर बाद ये कह सकते हैं कि 12 बजे खुद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी इस पूरे विषय को लेकर यहाँ पर जांच मीडिया से मुखातिब होंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से इस जांच में काम यहाँ पर किया गया।
जांच रिपोर्ट में कौन से तथ्य हैं जो सामने निकल कर आए हैं और क्या कुछ अब सरकार की तरफ से आगे का निर्णय इन नियुक्तियों को लेकर किया जा सकता है। जी बिल्कुल। अभय, क्या माना जाए, क्योंकि लगातार वो चाहे सत्ता पक्ष का जिक्र करे, विपक्ष का जिक्र करे, दोनों तरफ के नेताओं पर आरोप लगे हुए हैं। क्या यही वजह है जो हलचल मची हुई सियासी? जब एक क्योंकि आप इतना ही कहा जा सकता है कि राज्य गठन से लेकर अब तक की जो नियुक्तियां विधानसभा में हुई है, उन नियुक्तियों को लेकर ये जांच यहाँ पर बैठी है और खासतौर पर जो सियासी हलचलों की जो खबरें लगातार आ रही है, उन सब चीजों की वजह असल यही है कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चाहे वो बीजेपी से जुड़े हों चाहे कांग्रेस से जुड़े हों, उन दोनों के ऊपर सीधे तौर पर अपना रसूख का फायदा उठाने का आरोप यहाँ पर लगते रहा है। दोनों ही विधानसभा अध्यक्षों पर अपने चहेतों को नौकरियां देने का आरोप यहाँ पर लगा हुआ है और जिसकी अब जांच भी पूरी हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए अभय। उत्तराखंड के पहले डीजीपी अशोक कांत शरण नहीं रहे। दिल्ली में उनके आवास पर निधन हुआ है। 1965 बैच के आईपीएस अधिकारी थे शरण। तेज तर्रार अफसरों में से थे अशोक कांत शरण। राज्य गठन के समय से 2002 तक डीजीपी रहे थे। शरण पुलिसिंग में अपनी अलग पहचान रखते थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अवनीश प्रेमी स्टेट हेड हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अवनीश जी, जिस तरीके से तेज तर्रार अफसरों में अशोक कांत का नाम शुमार था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। हेलो अवनीश, देखिए बिल्कुल मैं कहूंगा कि 1965 बैच के ये आईपीएस थे और खास बात ये कि उत्तराखंड गठन के बाद ये डीजीपी रहे हैं उत्तराखंड के। और खास बात यह है कि पुलिसिंग में उन्होंने एक नई जान डालने का काम यहाँ पर किया था। और खास बात ये भी रही कि रिटायरमेंट के बाद वो किसी पद पर सरकार ने उनको नहीं बैठाया, तो वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे अपने परिवार के साथ और दिल्ली में ही उनका निधन हुआ है। जी बिल्कुल, दिल्ली में अंतिम निधन हुआ है। और इसके साथ ही अब जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वो अपने कामों को लेकर के जाने जाते थे। 2002 तक वो डीजीपी के पद पर कार्यरत थे। ऐसे में दिल्ली में उनका जब निधन हुआ, क्या कुछ समय रखा गया है उनका जो अंतिम संस्कार अंत्येष्टि को लेकर के, और कहां पर किया जाएगा? देखिए दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उत्तराखंड से भी कई अधिकारी हैं जो दिल्ली जाएंगे। और हालांकि कोई समय नहीं है, लेकिन जिस तरह अभी पता चला है तो दोपहर में उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में किया जाएगा। परिवार के काफी लोग भी आने हैं और काफी समय से, यानी कि रिटायरमेंट के बाद से ही वो अपने परिवार के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। दिल्ली में ही वो काफी समय पर रह रहे थे। लेकिन इतना जरूर है कि उस समय हम बात करें 2002 की, क्योंकि राज्य का गठन ही हुआ था, लेकिन उन्होंने पुलिसिंग में बेहतर काम किया है। तमाम जो पुलिसिंग की एक तरह से कहा जाए कि शुरुआत उत्तराखंड में हुई थी, उन्होंने ही उसकी शुरुआत की थी और बेहतर परिणाम सामने आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए अवनीश। उत्तराखंड के पहले डीजीपी अशोक कांत शरण अब नहीं रहे। उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम कर रही है, लेकिन राज्य के अधिकारी सरकारी चिकित्सालयों की जगह प्राइवेट चिकित्सालय में अपना इलाज कराने जा रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम कर रही है, जबकि अभी भी लोग सुविधा को देखते हुए अपना इलाज अलग अलग जगहों पर करवाने जाते हैं। तमाम लोग जब बीमार होते हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे वो आम पब्लिक हो, जहाँ पर जो सुविधाएं होती हैं उनके सुविधाओं का वो जाते हैं उन अस्पतालों में। निश्चित रूप से जब हमारी सरकार 2017 में आई थी तब इस प्रदेश के अंदर 1000 डॉक्टर थे, आज 3000 से ऊपर डॉक्टर हैं। यहाँ आप देखेंगे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में आईसीयू हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर बीजेपी में शामिल होने वालों की बढ़ने लगी है संख्या। चमोली जिले के कांग्रेसियों ने ग्रहण की भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने सदस्यता दिलाई है। तो चमोली जिले के कांग्रेसियों ने ग्रहण की भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने इन सभी नेताओं को सदस्यता दिलाई है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वालों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। कहा जा सकता है कि बीजेपी का कुनबा
लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। चमोली जिले के कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने इन सभी नेताओं को सदस्यता दिलाई है भारतीय जनता पार्टी की। चमोली जिले के कांग्रेसियों ने ग्रहण की है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता। लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ता नजर आ रहा है और एक बार फिर से कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी का परिवार लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, कुनबा जो है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। और रुख करेंगे देहरादून का, जहां से बड़ी खबर आ रही है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अफसरों को फटकार लगाई है। टाइम पास करना छोड़ दो, काम पर ध्यान दो। गणेश जोशी ने ये बातें कही हैं। डीएचओ आरसीएचओ की तरफ से रिपोर्ट पर असंतुष्ट नजर आए कृषि मंत्री। फील्ड में जाकर रिपोर्ट बनाने की हिदायत भी दी गई है। इस दौरान ऑफिस में बैठकर ना बनाए फर्जी आंकड़े। गणेश जोशी ने साफ तौर पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। फील्ड में जाकर रिपोर्ट बनाने की हिदायत दी गई है। कृषि मंत्री सख्त नजर आए हैं। टाइम पास करना छोड़ दो, काम पर ध्यान दो। गणेश जोशी ने कहा है, ये बातें कही हैं। ऑफिस में बैठकर ना बनाए फर्जी आंकड़े। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अफसरों को फटकार लगाई है। राज्य सरकार की कमजोर पैरवी करने पर सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। कमजोर पैरवी से नाराज सरकार ने 2 उप महाधिवक्ताओं को हटाया है। हाईकोर्ट में देख रहे थे फौजदारी के मामले, एक वाद धारक की भी विदाई हुई है। अपर सचिव न्याय आर.के. श्रीवास्तव ने आदेश दिए हैं। बड़ी खबर उत्तराखंड से। पैरवी से नाराज सरकार ने 2 उप महाधिवक्ताओं को हटाया है। हाईकोर्ट में देख रहे थे फौजदारी के मामले, जिन पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। मजबूत पैरवी न करने का आरोप लगा हुआ है। एक वादधारक की भी विदाई कर दी गई है। सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। अपर सचिव न्याय आर.के. श्रीवास्तव ने ये आदेश दिए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैतुरा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अभय, राज्य सरकार की कमजोर पैरवी करने को लेकर के ये बड़ा एक्शन माना जाए जो महाधिवक्ताओं को हटाया गया है? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि इस समय राज्य सरकार के 2 उप महाधिवक्ताओं को कमजोर पैरवी करने के चलते उन्हें यहाँ पर हटाने का काम सरकार की तरफ से किया गया है। बड़ा निर्णय सरकार ने यहाँ पर लिया है, उसको लेकर आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। और ये कहा गया है कि इनकी तरफ से कोर्ट में सही तरीके से पैरवी नहीं की गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर इनको हटाने का काम सरकार की तरफ से किया गया। साथ ही जो एक रीट दायर करने वाले जो याचिका थे, उनको भी यहाँ पर हटाने का काम सरकार की तरफ से किया गया है, क्योंकि सरकार चाहती है कि विभिन्न विषयों पर जो बातचीत यहाँ पर हो रही है, उन सब चीजों पर जो सरकार के केस हाईकोर्ट में लंबित हैं, उन पर मजबूत पैरवी से काम किया जाए, ताकि वहां पर सरकार को जीत यहाँ पर मिल सके, राज्य के विकास में सब चीजें सहायक सिद्ध हो सके। क्योंकि लगातार हाईकोर्ट में जिस प्रकार से कमजोर पैरवी के चलते सरकार के ऊपर दबाव पड़ने लगा था, तो उससे सरकार ने ये निर्णय यहाँ पर लिया है। तो बड़ा निर्णय कहा जा सकता है। 2 महाधिवक्ताओं को हटाने का काम सरकार की तरफ से किया गया है और उसके आदेश अपर सचिव की तरफ से यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए अभय। तो हाईकोर्ट में सरकार से जुड़े मामलों में कमजोर पैरवी पर सरकार ने नाराजगी जताई और उप महाधिवक्ता शेर सिंह अधिकारी, उप महाधिवक्ता अमित भट्ट और ब्रेव होल्डर सिद्धार्थ बिष्ट को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल फौजदारी मामलों से संबंधित रिट याचिकाएं, जमानत, प्रार्थना पत्रों जैसे जिस भी विधि अधिकारी को शासकीय अधिवक्ता द्वारा वाद में राज्य का पक्ष रखने के लिए प्रथम बार नामित किया गया हो, और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्यों को लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के काम चल रहे हैं और उसको किस प्रकार से तेज किया जा सकता है, कहां पर परिवर्तन किए जा सकते हैं, इन सब विषयों को लेकर प्रधानमंत्री के साथ बातचीत हुई है
और उनको जो सुझाव हैं उन सुझावों पर अमल करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं और जल्द ही केदारनाथ धाम की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 2023 तक केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे और उसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। केदारनाथ जी का तो पहले से ही जो है वो चाहे वर्चुअल हो चाहे ड्रोन के माध्यम से लगातार उसकी समीक्षा करते रहते हैं और आज केदारनाथ जी के साथ साथ बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान पर काम हो रहा है उस मास्टर प्लान पर भी चर्चा हुई और साथ में जो कल्चर डिपार्टमेंट है उसने भी बहुत रास्तों में से लेकर शंकराचार्य जी की जो समाधि है उस पर बहुत सारे काम कल्चर डिपार्टमेंट के पुरातत्व विभाग के अनुसार होने हैं। राज्य की धामित सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जहां मीडिया में जोर शोर से चल रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और सरकार के मुखिया दोनों ही इन खबरों को मात्र अफवाह करार दे दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनका दिल्ली दौरा मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा के लिए नहीं था, तो वहीं दूसरी तरफ संगठन के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री विशेषाधिकार है, ऐसे में उन्हें जब जरूरत होगी तो सीएम मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे। अभी मंत्रिमंडल के बारे में बात नहीं हुई है, अभी आपदा के बारे में और जो हमारा पुलिस मॉडर्नाइजेशन है और किसाऊ डैम जो बनना है उसके संबंध में चर्चा। इसलिए मंत्रिमंडलीय विस्तार का क्या होता है कि हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है, मंत्रिमंडल कितना बड़ा करना है कितना छोटा करना है, ये सारे अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी पे निहित हैं। तो अब उनको जिस तरह से आवश्यकता लगेगी उस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा और कार्य भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन मंत्रिमंडलीय विस्तार के कारण कोई चीज दिक्कत आ रही हो ऐसा प्रदेश के अंदर हो रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज को संतों ने श्रद्धांजलि दी। श्री अखंड परशुराम अखाड़े की तरफ से गोविंदपुरी गंगा घाट पर आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में साधु संतों, मेयर अनीता शर्मा, बीजेपी नेता डॉक्टर विशाल गर्ग, परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने शामिल होकर अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा के बाद संतों ने गंगा में दीपदान भी किया। इसके साथ ही श्रद्धांजलि सभा के मौके पर संतों ने केंद्र सरकार से शंकराचार्य को भारत रत्न दिए जाने की मांग की। राज्य सरकार से भी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के नाम पर रखने की भी मांग की गई। सरस्वती जी महाराज के चरणों में अर्पित श्रद्धा सुमन फूल अर्पित किए। सभी विद्यार्थियों ने, संत समाज ने बैगुन में निमाज दे। भारत सरकार से एक मांग करी और एक मांग करी हमने उत्तराखंड सरकार से। भारत सरकार से ये मांग करी कि हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी की भावपूर्ण श्रद्धांजलि के लिए यहाँ सभी संत महापुरुष एकत्रित हुए। हमें इस बात का खेद भी है कि भारत सरकार के द्वारा इतने बड़े महापुरुष थे, दो पीठों के अधिपति थे, उनके लिए एक दिन भी मतलब एक छुट्टी के अवकाश के रूप में रखा गया हो। कि जो जॉली ग्रांट आपका हवाई अड्डा है वो आदि गुरु शंकराचार्य जिसने सनातन संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाया, उनके नाम से। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। मौसम विभाग ने 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी है। अगले 24 घंटे में 3 जिलों में हो सकती है भारी बारिश। बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल में 24 घंटे में हो सकती है भारी बारिश। देहरादून समेत बाकी जिलों में भी हो सकती है हल्की सी मध्यम गति की बारिश। आपदा प्रबंधन और जिला प्रशासन के अधिकारियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो देहरादून समेत बाकी जिलों में भी हल्की मध्यम गति से बारिश हो सकती है। आपदा प्रबंधन और जिला प्रशासन के अधिकारियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अगले 24 घंटे में 3 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड से है, जहां पर अगले 24 घंटे में 3 जिलों में भारी बारिश के अनुमान लगाए गए हैं। बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल में 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। वहीं देहरादून समेत बाकी जिलों में भी हल्की
बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से इस संभावना जताई गई है। उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल विकास निगम अपने नए कलेवर में नजर आने वाला है। 4 धाम यात्रा में मिले उत्साहजनक परिणामों से जीएमवीएन खुश नजर आ रहा है। जीएमवीएन के एमडी बंशीधर तिवारी ने कहा कि रेंगस टाउन में रेनोवेट का कार्य होना है और उसके लिए डीपीआर तैयार है और जल्द ही इस दिशा में काम प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राफ्टिंग और ट्रैकिंग को लेकर भी विभागीय स्तर पर काम करने की योजना बनाई गई है, जिससे राज्य में ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आ सकें। निश्चित रूप से जो हमारे थोड़ा जहाँ मरम्मत की ज़रूरत है उसका हम लोग प्लान बना रहे हैं और 2 हम लोग बैठक कर चुके हैं और जहाँ पे दरवाजे खिड़की चेंज होने हैं या बेडशीट या क्रॉकरी चेंज होनी है और जहाँ रिपेयरिंग का काम है या कहीं अगर छत टपक रही है तो उसको हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है, उसकी डीपीआर बना करके और उसको एक अभियान हम चला रहे हैं कि उनको हम लोग ठीक करें। इसके अलावा आप देखेंगे हमारा राफ्टिंग का भी शुरू होने वाला है। राफ्टिंग की भी काफ़ी अच्छी डिमांड आ रही है। ट्रैकिंग की बुकिंग शुरू हो गई है। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।